हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एनालिटिकल लीगल। उम्मीद आप सब अच्छे हैं। तो गाइस इन वीडियो सीरीज में हम कवर करेंगे एसएफएम थ्योरी। ज़्यादा बड़ी वीडियो होंगी, 10 से 12 मिनट की वीडियो रहेगी और हम 5 चैप्टर्स कवर करेंगे क्योंकि 5 चैप्टर्स ही पूछ रहे हैं बार बार एग्जाम में और 5 क्वेश्चन आने हैं जिसमें ठीक है ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स जनरली पूछते हैं। तो 5 क्वेश्चन आपके इन 5 चैप्टर से कवर हो जाएंगे। हो सकता है एक क्वेश्चन अलग से आ जाए, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनमें से कोई थ्योरी पॉइंट आ जाए, तो वहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा प्रैक्टिकल से तो तब भी अटैम्प्ट कर लोगे। बट ये 5 क्वेश्चन आपको 25 पेजेस में आपको 20 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे जो हम कवर करने वाले हैं। फॉर एनालिसिस यहाँ पे देखो जैन 21, दिसंबर 21 एंड जुलाई 21 का एग्जाम पेपर का जो भी क्वेश्चन पूछ गए थे थ्योरी मैंने लिखे हुए हैं, देखेंगे। देखो अब जैन 21 का जो एग्ज़ाम था वो एक एक्सेप्शनल था क्योंकि नवंबर 21 का एग्ज़ाम का सेकंड जो हम सर्कल कह सकते हैं वो था। तो उसमें तो 5 क्वेश्चन ही जो थे इन 5 चैप्टर से पूछ लिए थे। बट जुलाई 21 का जो एग्ज़ाम है उसमें एक क्वेश्चन आउट ऑफ दीज चैप्टर पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6। बाकी तो देखो फर्स्ट 5 4 देखो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से, देन 5th चैप्टर से, देन 4th चैप्टर से एंड देन थर्ड, फिर 2 क्वेश्चन 4 चैप्टर से पूछे हैं एंड देन थर्ड से, और देन एक क्वेश्चन अदर देन दिस सब्जेक्ट, मतलब वो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पूछा है, डिफाइन इंटरेस्ट रेट स्वैप ऑप्शन, ठीक है। एंड देन हम चलते हैं आगे दिसंबर 21 एग्जाम पे। दिसंबर 21 का एग्जाम देखेंगे तो फिर वही 5 क्वेश्चन इन 5 चैप्टर से पूछा है और एक क्वेश्चन बाहर से, फिर से जो FRA के मेन फीचर्स है बाहर से, वो आपका प्रैक्टिकल अगर क्लियर है तो आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर वहाँ पे। तो गाइस हमें यही देखना है यहाँ पे, मेनली तो हमें फोकस करना है ये 5 चैप्टर्स हमें अच्छे से लर्न हो जाए, ठीक है। और इस एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हमारा जो रहेगा 5 चैप्टर्स हम टारगेट करते हैं। एक चैप्टर हम प्रैक्टिकल्स के साथ अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहाँ से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो हमें 20 मार्क्स का तो टारगेट रखना है इन 5 चैप्टर्स से। इन 5 चैप्टर्स का ये PDF मैंने प्रिपेयर किया है और इसी के बेसिस पे मैं बताऊंगा मैं इसको लर्न कैसे कर सकते हैं। इनकी मैंने मेनोमिक्स बनाई हुई है, मेमोरी टेक्निक्स बनाई हुई है, जिससे आप लर्न कर सकते हो ईजिली। पॉइंटर्स याद रखने हैं 4 मार्क्स, उसके बाद थोड़ा बहुत 1-2 लाइन में अपनी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर दोगे तो मार्किंग मिल जाएगी। तो पॉइंटर्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट चैप्टर से। जो हम फर्स्ट चैप्टर नहीं, हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, जो ईजीएस्ट टॉपिक है यहाँ पे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हम इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे, दैट विल बी चैप्टर नंबर 5, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में 8 या 9 क्वेश्चन है, हम फटाफट कवर करते हैं सारे क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क फेस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी कितने टाइप के रिस्क फेस करती है, हमें वो बताना है। तो देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो जो काम होते हैं उतने ही रिस्क होंगे। जैसे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी पे चलती है, तो अगर वो स्ट्रेटेजी फेल कर जाती है तो दैट इज स्ट्रेटेजिक रिस्क। देन उसके बाद कंप्लायंस करने होते हैं, जैसे कि कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है एक स्ट्रेटेजी, तो कंपनी एक्ट की कंप्लायंस देखने अगर नहीं हो पाते वो पूरे, तो एक कंप्लायंस रिस्क राइज होता है। कंपनीज एक्ट हो गया, सेबी एक्ट हो गया, जो भी एप्लीकेबल होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन पे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट है हमारा देन ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के कुछ ऑपरेशन होते हैं जिसके बेसिस पे बनती है। मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन होता है, और भी ऑपरेशन हो जाते हैं। तो अगर वो डे टू डे लाइफ में अगर फेलियर होता है किसी भी चीज़ में तो दैट इज ऑपरेशनल रिस्क। वो फेलियर हो सकता है, एक रिस्क है, उसको कवर करना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। देन चलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, 4 टाइप का रिस्क, जिसमें क्या है कि अगर फाइनेंशियल कंडीशन में कुछ भी चेंज होते हैं, जैसे कि करेंसी रेट बदल गया, एक्सचेंज रेट बदल गया, या इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज हो गया, महंगाई होगी, इन्फ्लेशन रेट, तो इन सबसे जो भी इंपैक्ट आता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस पे एक ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। तो 4 टाइप के रिस्क है, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल, कंप्लायंस, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल के और 5 पॉइंट्स होते हैं अगर फाइनेंशियल को डिफाइन करने को बोलता है एग्जाम में, तो वरना मेनली 4 ही है। तो अगर हम फाइनेंशियल रिस्क पे जाएँ तो 5 टाइप का होता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, उसको लर्न करने की टेक्निक है IPCC लिक्विडिटी, IPCC, I फॉर इंटरेस्ट रेट, P फॉर पॉलिटिकल, C फॉर करेंसी रिस्क एंड C फॉर काउंटर पार्टी रिस्क एंड देन लिक्विडिटी रिस्क। तो I फॉर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, इंटरेस्ट रेट में जो भी चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से आपकी एसेट लायबिलिटीज में चेंज आती है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क। देन हम चलते हैं P फॉर पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क क्या, ओवरसीज इन्वेस्टर को फेस करना पड़ता है। जैसे कि हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो चैप्टर प्रैक्टिकल चैप्टर है SFM में पढ़ते हैं, जब हम एक आउट ऑफ इंडिया या इंडिया से कोई और आता है, जॉइंट वेंचर या होल्डी ओन सब्सिडी करके हम जब वर्क करते हैं, तो उस कंट्री की जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं उनका क्या इम्पैक्ट रहता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल रिस्क। मान लो हमने कर लिया बट पॉलिटिकल कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि वो रिपेट्रिएशन नहीं कर सकते फंड्स का, कुछ भी पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, तो वो दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल रिस्क।
देन हमारा C4 करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क वही होता है एक्सचेंज रेट में जो भी चेंज आएगा उसकी वजह से आपकी असेट लाइबिलिटीज़ में चेंज आएगा, दैट इज करेंसी रिस्क। देन काउंटर पार्टी रिस्क होता है कि आपकी काउंटर पार्टी जिसके साथ आपने बिजनेस किया है, डील किया है, वो आपकी पेमेंट करने को मना कर दे, आप पेमेंट नहीं कर पाए, नॉन ऑनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशन बाय थर्ड पार्टी, बाय दैट पार्टी, काउंटर पार्टी। एंड लास्ट में लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? लिक्विडिटी आपको मैनेज करके रखनी पड़ती है। जैसे कि कोविड था, कोविड में बहुत सारी कंपनीज लिक्विड नहीं रही थी, मतलब अब प्रॉफिट नहीं राइज हो रहा है तो भी इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि कुछ टाइम सर्वाइव कर जाए, तो वो लिक्विडिटी रिस्क राइज होता है अगर वहाँ पे आपके पास सफिशिएंट इनफ कैश नहीं है टू मीट दिस लायबिलिटी। तो 5 पॉइंट होंगे IPCC लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, C4 करेंसी रिस्क, C4 काउंटर पार्टी रिस्क एंड L4 लिक्विडिटी रिस्क। तो ये हो गया हमारा फाइनेंशियल रिस्क के 5 पॉइंट्स। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क एंड हाउ इट कैन बी इवेल्युएटेड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब 3 पॉइंट ऑफ व्यू है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेक होल्डर कौन कौन होते हैं? हमारे 3 होते हैं, एक तो हमारा शेयर होल्डर्स, देन हमारी कंपनी और देन हमारी गवर्नमेंट। तो शेयर होल्डर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क की डेट इक्विटी रेशियो क्या रहना चाहिए, मतलब कि उनकी इक्विटी है और उनके डेट है तो डेट का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो वो डिपेंड करता है कि रेशियो और डेट इक्विटी जो कंपनी के स्ट्रक्चर में होना चाहिए वो डिपेंड करता है आपका शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं डेट और इक्विटी यही डिपेंड करता है, बिकॉज अगर कंपनी ज़्यादा बोरो करेगी या ज़्यादा एक्सेसिवली लैंड करेगी एक ऐसे पर्सन को जो रीपे करने वाला नहीं है, या ऐसे पर्सन लेंगी जो कि डिफ़ॉल्ट कर सकता है, तो फिर दोनों में इशू है कंपनी की लॉन्ग टर्म पे। ठीक है, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट हो गया। देन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है कि जैसे कि लेमन ब्रदर्स अमेरिका में फेल हुआ था जो 2018 में, तो ऐसा कोई बैंक पब्लिक बैंक फेल कर जाता है तो एक इशू होता है, एक फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं जो वर्ल्ड वाइड इसका इम्पैक्ट आया था लेमन ब्रदर्स जब फेल हुआ था 2008 में। तो ये हो गया गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 3 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, VAR। व्हाट इज VAR? वैल्यू एट रिस्क, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ VAR। ये क्वेश्चन, अब चलते हैं इस क्वेश्चन को हम ऐसे, VAR क्या होता है? वैल्यू एट रिस्क मतलब कि ये मेजर करता है आपको कि आपको एक डे में ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कितना हो सकता है, या एक मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा लॉस क्या हो सकता है, या जितने भी डेज की कैलकुलेशन करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो इसके 2 क्वेश्चन जनरली पूछते हैं, व्हाट वुड बी द वर्स्ट केस सिनेरियो, एंड सेकंड पॉइंट व्हाट विल बी द लॉस। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो तो लॉस कितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर करता है। जनरली स्टार्ट किया था 1922 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में फर्स्ट टाइम अप्लाई किया गया था। ठीक है, उसके बाद 1990 में तो फाइनेंशियल वर्ल्ड में एंटर कर लिया। मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड एक मेजर है फाइनेंशियल रिस्क का। तो इसके फीचर्स अगर देखेंगे तो फीचर्स कंपोनेंट का जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वही तीनों फीचर होंगे। एक तो हमारा टाइम पीरियड लगता है, इसमें कॉन्फिडेंस लेवल लगता है 95% या 99%। देन लॉस इन परसेंटेज, परसेंटेज का एक अमाउंट दिया होता है कि इतना अमाउंट है, और जो भी हम फॉर्मूला लगाते हैं, जब यूज़ प्रैक्टिकल में जाते हैं तो उस पर 95% एंड टाइम पीरियड कितने टाइम के लिए, एंड लॉस इन परसेंटेज या अमाउंट, फिर उन तीनों की मल्टीप्लाई करके हम उसका रूट निकालते हैं, वो वाला है ये सब। तो ये हमारा हो गया कंपोनेंट में देखेंगे कैलकुलेशन में वो तीनों फॉर्मूले याद रखेंगे। उसके बाद एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, ठीक है। देन टाइम ओरिजिन पे भी डिफाइन करता है, एक टाइम ओरिजिन के एक 1 वीक, एक 1 मंथ या 1 डे, जैसा भी आप डिसाइड करते हो। देन प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड जो करता है, ये मैक्सिमम लॉस बताता है आपको, एक डे में कितना हो सकता है, एक 10 डेज में कितना हो सकता है, एक मंथ में कितना हो सकता है। देन एक जेड स्कोर पे भी डिपेंड करता है इसका स्कोर। तो ये 5-6 फीचर है जो आपको याद रह जाएंगे, जैसा कि आप फॉर्मूला यूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग याद करना चाहें 5 फॉर्मूले। तो हमारा रहेगा टाइम पीरियड, कॉन्फिडेंस लेवल, लॉस इन परसेंटेज, कंपोनेंट ऑफ कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिकल मेथड है, टाइम होरिजन पे डिपेंड है, जेड स्कोर पे डिपेंड करता है, कंट्रोल रिस्क एंड प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन नंबर, what are the main application, list the main application of VAR, वैल्यू एट रिस्क की मेन एप्लीकेशन क्या है। इसकी मेमोरी अटैक है MBF डिसाइडिंग टूल। MBF आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर करता है, हेल्प करने में मैक्सिमम पॉसिबल इफ M। B4 बेंचमार्क करता है एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कितना हो सकता है, आप कितने पे आप खेल सकते हो आज, ठीक है। देन फिक्स लिमिट कर देता है कि इंडिविजुअल के एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट है तो फिक्स लिमिट तो करते हैं ये जो, ठीक है। और उसके बाद चलता है इनेबल डिसाइडिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, आपकी ट्रेडिंग क्या रहनी चाहिए, डिपेंड और कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। देन लास्ट में टूल फॉर एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है, स्पेशली फॉर बैंक्स, अगर वो ट्रेड करते हैं तो ये आपको बता ही देता है कितना आप लॉस में जा सकते हो, कितना प्रॉफिट आ सकता है। तो 5 पॉइंट MBF डिसाइडिंग टूल, M4 मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट आपको मेजर कर देता है, बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, F4 फिक्स लिमिट फॉर ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ठीक है। देन डिसाइड करता है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, एंड देन टूल फॉर एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अप्रोप्रिएट मैथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क, ठीक है। और ये December 21 का क्वेश्चन है,
ठीक है, तो अब हम इसमें चलते हैं। तो इसकी मेमोरी टेक्निक बनाई हुई है रिसोर्सेज रेस्ट्रिक्टेड बाय होस्टाइल इंसॉल्वेंट पार्टी। ये पांचों पॉइंट्स आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोल रहे हैं कि काउंटर पार्टी रिस्क की हिंट्स कैसे मिलेंगे आपको, कैसे लगेगा कि काउंटर पार्टी कर सकते हैं रिस्क। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। मतलब जिसके साथ हमने डील की हुई है, जिसके साथ प्रोजेक्ट में एंटर किया है, अब उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं कंप्लीट करने के लिए, जो नेसेसरी रिसोर्सेज होने चाहिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के। सेकंड पॉइंट है कोई रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन लगाई है गवर्नमेंट ने, ठीक है। देन होस्टाइल एक्शन ऑफ थर्ड पार्टी। होस्टाइल एक्शन होता है एनिमिटी वाला एक्शन, जैसे कि आजकल रूस और यूक्रेन का चल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वैसे भी अगर रिसोर्सेज ऐसी कंट्री से चाहिए जहाँ पे होस्टाइल एक्शन ले लिया उसने, तो वो रिसोर्सेज नहीं आ पाएंगे और कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट आएगा आपकी काउंटर पार्टी रिस्क की ऑब्लिगेशन में। देन आएगा थर्ड लेट डाउन बाय थर्ड पार्टी। लेट डाउन, उसने भी किसी और के भरोसे आपके साथ वो डील की थी और वो थर्ड बंदे ने उसने मना कर दिया, जैसे किसी और से लोन लेके जैसे भी। तो लेट डाउन, थर्ड पार्टी ने उसको लेट डाउन किया तो आपको लेट डाउन करते हैं। तो दैट इज थर्ड लेट डाउन बाय थर्ड पार्टी एंड हैव बिकम इंसॉल्वेंट। या तो वो इंसॉल्वेंट हो गया तो आपको प्रोजेक्ट कैसे ऑनर करेगा। तो रिसोर्सेज रेस्ट्रिक्टेड बाय होस्टाइल इंसॉल्वेंट पार्टी, इसके 5 पॉइंट्स होंगे आपका। फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज फर्स्ट पॉइंट, देन रिस्ट्रिक्शन बाय गवर्नमेंट, ठीक है, देन होस्टाइल एक्शन बाय गवर्नमेंट, देन आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा लेट डाउन बाय थर्ड पार्टी एंड देन हैव बिकम इंसॉल्वेंट। इसकी टेक्निक्स क्या होगी, देखो टेक्निक्स क्या होती है इसकी। देखो हर चीज़ की मेमोरी टेक्निक बनानी चाहिए, बट इसको सोल्व करने की टेक्निक क्या है हम ऐसे याद कर सकते हैं। देखो अगर हमें काउंटर पार्टी रिस्क से अवॉइड करना है, अपनी पार्टी के साथ डील करने से पहले हमें क्या चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहले तो उसका ड्यू डिलिजेंस करवा लो, उसके बाद आप ज़्यादा ओवर कमिट मत करो एक सिंगल एंटिटी के लिए, ठीक है। देन आपको आपकी एक्सपोजर लिमिट पता होनी चाहिए, कितना रिस्क बियर कर सकते हो। देन भी आप उसकी लिमिट्स वगैरह की जो रिव्यू करते रहो, क्रेडिट अप्रूवल, एंड देन लास्ट में रैपिड एक्शन लो इन केस ऑफ लाइकलीहुड ऑफ एनी डिफॉल्ट, ठीक है। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हो जैसे परफॉर्मेंस गारंटी वगैरह, इसके अलावा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ कंपनी शुड एसेस पॉलिटिकल रिस्क एंड हाउ दिस रिस्क कैन बी आइडेंटिफाई, ठीक है। तो हमें कैसे कंपनी एसेस कर सकती है पॉलिटिकल रिस्क है या नहीं है। तो इसकी मेमोरी, ठीक है, मैप MAP, मैप की पॉलिटिकल रैंकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरिंग पॉलिटिकल रैंकिंग पब्लिश्ड बाय डिफरेंट मैगजीन्स। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल अगर हमें एसेस करना है कैसा कंट्री में पॉलिटिकल रिस्क कैसा है, तो ये देखेंगे सबसे पहले तो पॉलिटिकल रैंकिंग क्या है उसकी उस कंट्री में जो है बाय डिफरेंट मैगजीन्स। दैन MAP फॉर मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन चेक करो। A फॉर वहाँ की एडवाइस लो, वहाँ की एम्बेसी है जो आपकी कंट्री की, वहाँ पे क्या कंडीशंस है पॉलिटिकल रिस्क की। देन आपका लास्ट पॉइंट है एडवाइसेस हो गया। P फॉर पॉपुलरिटी ऑफ करंट गवर्नमेंट। पॉपुलरिटी देखेंगे करंट गवर्नमेंट की, जैसे कि मोदी जी आजकल पॉपुलर है हमारे देश में। तो 4 इसके पॉइंट्स हो गए मैप की पॉलिटिकल रैंकिंग टू एसेस द पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है इसका है टेक्निक क्या होंगी इस रिस्क को मिटिगेट करने की। तो पॉलिटिकल रिस्क क्या दूसरी कंट्री के रिस्क में होता है, जनरली ओवरसीज इन्वेस्टर होता है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लोकल से ही सोर्सिंग लो, लोकल से ही हमारी फाइनेंसिंग करो। देन एंटर करो जॉइंट वेंचर्स में, ताकि आपका रिस्क है जो जॉइंटली हो अगर कुछ फेलियर होता है तो। और लास्ट में प्रायर नेगोशिएशन कर लो कि अगर इन केस ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर क्या हो रहेगा, ठीक है। तो हमारा ये 4 पॉइंट इसकी रिस्क मिटिगेशन टेक्निक हो गई, लोकल एंडिंग, प्रायर नेगोशिएशन। देन चलते हैं, इसके बाद है गवर्नमेंट फॉलोइंग एक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द होस्ट कंट्री दिस कैन बी आइडेंटिफाई। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे एक्शन लेती है उससे भी ये रिस्क आइडेंटिफाई हो सकता है होस्ट कंट्री की गवर्नमेंट, जहाँ ये होस्ट कंट्री। तो क्या होता है इंस्टेंसेस और रेजिडेंट लेवल, मतलब वो बोलते हैं कि आप वहीं के लेवल यूज़ करो, ठीक है। दूसरा होता है रिस्ट्रिक्शन और कन्वर्जन ऑफ आपकी करेंसी पे कन्वर्जन के लिए, और रिपेट्रिएशन ऑफ फॉरेन असेट। आप रिपेट्रिएशन कहेंगे, आप असेट रिपेट्रिएट नहीं कर सकते। एंड लास्ट है प्राइस फिक्सेशन ऑफ द प्रोडक्ट का प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करेगी। तो ये 4 पॉइंट है, अगर आपको ये दिख रहे हैं तो भी एक पॉलिटिकल रिस्क राइज हो सकता है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए हमारा जो मेमोरी टेक्निक रहेगा वो रहेगा राइज इन मॉनेटरी एक्शन। राइज इन मॉनेटरी एक्शन कुछ नहीं, R फॉर रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल डाटा, I फॉर आपका इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, देन S फॉर स्टॉक मार्केट चेंजेस, देन E फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड लास्ट में मॉनेटरी पॉलिसी। तो 5 पॉइंट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इस रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी चेक करो। देन राइज चेक करो, राइज बोले तो रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल डाटा, देन I फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, E फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड S फॉर स्टॉक मार्केट चेंजेस। तो राइज इन मॉनेटरी एक्शन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ करेंसी रिस्क कैन यू आइडेंटिफाई। करेंसी रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करेंगे।
करेंसी रिस्क को आइडेंटिफाई करने का ट्रिक कैसे है, 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे हर एक चीज़ से रिलेटेड। 2 पॉइंट है गवर्नमेंट से रिलेटेड, 2 पॉइंट है हमारे पैरिटी से रिलेटेड, 2 पॉइंट है नेचुरल चीज़ से रिलेटेड। तो सबसे पहले गवर्नमेंट का एक्शन जो है वो डिपेंड करता है करेंसी रिस्क कैसा होगा उस कंट्री का, ठीक है। उसका इम्पैक्ट जाता है, जैसे कि एक ब्रेग्जिट में पाउंड लोएस्ट पे आ गया था 1980s में। अभी ये चल रहा है यूक्रेन और इसका वॉर चल रहा है रूस का, इसमें भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, ठीक है। ध्यान चलते हैं चेंज ऑफ गवर्नमेंट एंड एटीट्यूड ऑल्सो डिपेंड्स, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो दो चीज़ें हो गई, चेंज ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एक्शन, दो चीज़ें गवर्नमेंट से रिलेटेड। दो चीज़ इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, एक तो इंटरेस्ट रेट से, एक इन्फ्लेशन रेट से। एक होता है हमारा इंटरेस्ट रेट पैरिटी, SFM प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, और एक परचेजिंग पावर पैरिटी। तो दो पैरिटी हो गई, इंटरेस्ट रेट पैरिटी एंड परचेजिंग पावर पैरिटी, इन्फ्लेशन रेट एंड नॉर्मल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। एंड देन फॉर 2 पॉइंट हो गए हमारे नेचुरल चीज़ों से रिलेटेड, एक तो वार, कूप, रिबेलियन, और एक हमारा नेचुरल कैलेमिटीज़। तो इन 6 चीज़ों का करेंसी रिस्क पे जो आइडेंटिफाई हो सकता है या इन चीज़ों से इम्पैक्ट पड़ता है हमारा। तो 2 पॉइंट गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट एक्शन, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, देन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, नेचुरल कैलेमिटीज़, वॉर और कूप, रेबेलियन, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट ये होंगे। लास्ट में है क्या, रिस्क आर इनहेरेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ मार्केट। हाँ, तो देखो है जो एक मार्केट से राइज होता है, ठीक है, डिमांड सप्लाई पर जो अफेक्ट करता है पार्टिकुलर मूव एंड डाउन ऑफ सम टाइम इन पीरियड इन लाइन विद शेयर मार्केट। तो यस, दिस इज इनहेरेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ मार्केट। तो ये हमारे 9 पॉइंट क्वेश्चन खत्म हो गए हमारे एसेट एंड लायबिलिटीज मैनेजमेंट। तो ये हमारा चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सारी फैमिली टेक्निक्स आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, और यह नोट्स आपको 4-5 दिन में अवेलेबल हो जाएंगी जल्दी, क्योंकि थोड़ी सी वर्किंग पेंडिंग है इस पर। तो ये हमारा एक चैप्टर हो गया, 15 मिनट्स हमको लगे हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट, और